हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो के अंतर्गत हमें अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत झीलें, मरुस्थल और जनजातियों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं झीलों का कि अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं और वो झीलें किन किन देशों की सीमा को टच करती हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर टाना झील कहाँ पर स्थित है या किस देश में स्थित है, या विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है या किस किस देश की सीमा को टच कर रही है या नहीं कर रही है। ये चार ऑप्शन में से एक आपको चयन करना होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं अफ्रीका की महत्वपूर्ण झीलें। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चाड झील। क्या नाम है? चाड झील। और यह है अफ्रीका के 4 देशों की सीमा को टच करती है। पहला देश हो जाएगा आपका कैमरून, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है नाइजर और चौथा है चाड। इसको याद करने के लिए ट्रिक है चाड के नाना। क्या है? चाड के नाना। चाड से हो जाएगा चाड, का से हो जाएगा कैमरून, ना से हो जाएगा नाइजीरिया और ना से हो जाएगा नाइजर। क्लियर है? तो चाड के नाना चाड झील से आता है और चाड झील अफ्रीका के 4 देशों की सीमा को टच करता है। कौन कौन से हो गया? चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर। अगली झील की ओर बढ़ते हैं तो अगली झील नासिर झील है और इसके बारे में हम लोग देख चुके थे कि ये नील नदी पर स्थित है। और जो चाड झील है वो सूडान और मिस्र, इजिप्ट की सीमा को टच करती है। तो सिर्फ 2 देशों की सीमा को टच करती है। कौन कौन सा? सूडान और इजिप्ट। तीसरी झील हम देखते हैं तो वो है इथोपिया में स्थित टाना झील। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि टाना झील से ब्लू नील नदी निकलती है। जो नील नदी की एक सरिता थी, एक व्हाइट नील थी जो विक्टोरिया झील से निकली थी और एक ब्लू नील थी जो इथोपिया प्लेटू के टाना झील से निकली थी। तो टाना झील कहां पर है? इथोपिया में स्थित है। अगली झील की बात करते हैं तो उसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दोस्तों ये युगांडा, कांगो मतलब जो जायरे है वहां पर, इसके बाद बुरुंडी, तंजानिया और केन्या की सीमा को टच करती है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसको हम बोल सकते हैं विक्टोरिया का तकिया। विक्टोरिया का तकिया। तो विक्टोरिया से विक्टोरिया झील हो जाएगी, का से केन्या होगा, ता से तंजानिया, का से केन्या, तंजानिया, कांगो और युगांडा। ये 4 देश जो हो जाएंगे ये विक्टोरिया की सीमा को टच करने वाले देश हो जाएंगे। इसके बाद अगली झील है टांगनेका झील। जो आपको ये आकृति दिख रही है इसको बोलते हैं टांगनेका। टांगनेका झील। और टांगनेका झील ये भी कांगो मतलब जायरे के लिए जाम्बिया और तंजानिया की सीमा को टच करती है। इसके लिए भी ट्रिक है तांगा बजता जाए। तांगा बजता जाए। तांगा से टांगनेका झील हो जाएगी, बा से बुरुंडी हो जाएगा, जा से जाम्बिया हो जाएगा और जाय से जायरे हो जाएगा। इसके बाद इसके आगे की जो झील है वो कहलाती है मलावी झील। मलावी झील। दोस्तों मलावी झील 2 देशों की सीमा को टच करती है जिसके अंतर्गत तंजानिया और मोजाम्बिक आता है। और इसको याद करने के पीछे एक ट्रिक है, इसको हम बोल सकते हैं मलावी की मौत। तो मौत से मा से हो जाएगा मोजाम्बिक और ता से हो जाएगा तंजानिया। तो दोस्तों ये तो हुई हमारी अफ्रीका की झीलें, जो महत्वपूर्ण झीलें हैं और किन किन देशों की सीमा को टच कर रही हैं उसके बारे में अध्ययन। आगे हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले मरुस्थल और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाली जनजातियों को। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल।
और यह अफ्रीका का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और कैसा मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है। तो दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा मरुस्थल की परिभाषा कि मरुस्थल होता क्या है। तो वह स्थल जहां पर 25 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश होती है, वो स्थान क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल होता है और एक उष्ण मरुस्थल होता है। उष्ण मरुस्थल जहां पर पानी की मात्रा कम गिरती है और पानी की मात्रा कम गिरने के कारण तथा तापमान अधिक होने के कारण वहां रेगिस्तानों का निर्माण होता है, उन्हें कहा जाता है उष्ण मरुस्थल। और उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत क्या आता है? उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत रेगिस्तान आते हैं। सहारा का रेगिस्तान हो गया, थार का मरुस्थल हो गया, थार का रेगिस्तान हो गया। दूसरा आता है शीतोष्ण मरुस्थल या शीत मरुस्थल। तो ऐसे स्थल जहां पर पानी की बजाय बर्फबारी होती है, अर्थात बर्फ के रूप में पानी गिरता है और वर्षा ना होने के कारण वहां पर वनस्पतियां जन्म नहीं ले पाती हैं, तो वहां पर शीत मरुस्थलों का निर्माण होता है, या ऐसे स्थलों को शीत मरुस्थल कहा जाता है। जैसे कि गोबी का मरुस्थल, वो शीत मरुस्थल का उदाहरण है। तो क्लियर हुआ कि मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल जहां पर 25 सेंटीमीटर, ये डेट या अंक याद रखना, 25 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पर 30 लिखा रहता है, तो 25 से 30 दोनों आ सकता है कि 25 से 30 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां पर मरुस्थलों का निर्माण होता है। और मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल होते हैं, शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं, और एक उष्ण मरुस्थल होते हैं। और जो सहारा का मरुस्थल है वो उष्ण मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल। ध्यान रखना, यदि पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल तो उसका उत्तर अलग आएगा, यदि पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल तो उसका आंसर अलग आएगा, और यदि पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल तो उसका आंसर आएगा सहारा। तो हर जगह आपको सहारा नहीं लगाना है, ध्यान रखना है कौन से मरुस्थल की बात चल रही है। तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है जो 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरे मरुस्थल की बात करते हैं, कालाहारी मरुस्थल। जो कालाहारी मरुस्थल है वो यहां पर है, और कालाहारी मरुस्थल में शतुरमुर्गों की प्रधानता पाई जाती है, शतुरमुर्ग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और एक मरुस्थल है नामीबिया का मरुस्थल, जो नामीबिया देश में है। ध्यान रखना, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है, और नामीबिया का मरुस्थल नामीबिया देश में फैला हुआ है। जब हम लोग मकर रेखा का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर मैंने देशों को याद कराया था कि सबसे इधर नामीबिया था, बोत्सवाना था, दक्षिण अफ्रीका था, मोजाम्बिक था, मेडागास्कर था। तो मैंने बोला भी था आपको कि नामीबिया का देश मरुस्थल के आधार पर आपको याद हो जाएगा। तो नामीबिया का मरुस्थल नामीबिया देश में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल 3 देशों की सीमा को टच करता है। कहां पर है? बोत्सवाना में, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। और सहारा का मरुस्थल उत्तरी सहारा का बहुत सारा 35 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। दूसरी बात, हम अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत इसकी जनजातियों को देखते हैं। तो यहां पर सहारा मरुस्थल में एक तुआरेंग जनजाति पाई जाती है, जो क्या काम करती है? गाइड का काम करती है। जो वहां पर पर्यटक आते हैं उनको वहां पर घुमाने का काम करती है। तो वो जनजाति कौन सी है? आपकी तुआरेंग जनजाति है। पूछा जाता है तुआरेंग जनजाति कहां पाई जाती है? तो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। या सहारा मरुस्थल में पर्यटकों को गाइड का काम करने वाली कौन सी जनजाति है? तो तुआरेंग जनजाति है। दूसरे नंबर की जनजाति आती है नीग्रो। दोस्तों, नीग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका या कांगो वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद मसाई जनजाति आती है, और मसाई जनजाति कीनिया में पाई जाती है, केन्या भी बोला जाता है उसको। उसके बाद छग्गा जनजाति अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतमाला जिसे माउंट किलिमंजारो कहा जाता है वहां पर पाई जाती है। इसके बाद कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। तो पूछा जाता है बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। यदि देशों के नाम आते हैं तो मैंने बताया था कालाहारी मरुस्थल किन किन देशों में फैला हुआ है, तो देश के नाम पे भी आप बता सकते हो कि बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है। अक्सर करके प्रश्न में आपको यदि पूछा जाएगा तो आपको जो 4 विकल्प दिए जाएंगे उसमें कालाहारी मरुस्थल का नाम भी दिया जाएगा। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र में इंकाता जनजाति पाई जाती है, और दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में जुलू जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों, यहां पर हमने अफ्रीका के मरुस्थल और जनजातियों का अध्ययन किया। थोड़ा सा इसमें हम और बताना चाहेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका आता है।
तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया नामक 4 देश आते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां पर है और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो कौन कौन से आ रहे हैं? इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया आता है। यहां पर 2 द्वीप स्थित हैं, जिसमें जो हैं जंजीबार द्वीप, और यहाँ पर लौंग और इलायची की बहुतायता पाई जाती है। और निर्यात की दृष्टि से सबसे ज़्यादा निर्यात लौंग और इलायची का कहाँ से होता है? पेम्बा और जंजीबार द्वीप से होता है। पेम्बा, ये 2 द्वीप हैं। इसके बाद एक और आता है कि कैप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? तो अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु होता है, ये वाला क्षेत्र, इसे बोला जाता है कैप ऑफ गुड होप। कैप की परिभाषा मैंने बताई थी, अंतरीप कहलाता है, मतलब स्थल खंड का वह सकरा भाग जो समुद्र सतह में घुसा हुआ हो वो अंतरीप कहलाता है। किसी भी स्थल का कोई भी भाग हो सकता है। और यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु क्या है इसका? कैप ऑफ गुड होप है, यहाँ पर है। क्लियर दोस्तों? इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने जो बची हुई चीज़ें अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत थी, जिसमें जनजातियाँ, मरुस्थल और झीलें आती हैं, उन सभी का अध्ययन किया हुआ है। तो दोस्तों हमारी चारों वीडियो में हमने अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ होती हैं, जनजातियाँ होती हैं, या फिर आर्थिक और मानवीय भूगोल के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप पूर्णतः समझ में आया होगा। आगे हम उत्तर अमेरिका के विषय में पढ़ेंगे, अगला महाद्वीप उठाएंगे जिसे कहते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका की स्थलाकृतियों के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।